अंग्रेजी हुकूमत में बने कानून को बदलने के लिए सरकार ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया और साथ ही उस प्रस्ताव को अब स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों के नए नाम, नई धाराओं की संख्या और क्रम, सभी पर हम बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी दुबे जी के साथ में, जो हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव पेश किया गया है, जो विधेयक पेश किए गए हैं, उसमें स्पीडी जस्टिस की बात की गई है, वो किस तरह से प्रभावी होगा और किस तरह से लागू किया जाएगा? देखिए पीयूष जी, स्पीडी जस्टिस की मांग पिछले कई दशकों से हमारे देश में चलती रही, क्योंकि हमेशा से यही बात होती थी कि पेंडेंसी इतनी है मुकदमों की देश में कि त्वरित और सुलभ और समय पर न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए उसके लिए कई बार कई कारण जिम्मेदार, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेदार होता था, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता था, या हमारी जो सहायक लेबोरेटरीज हैं या जहां से जांच रिपोर्ट आनी थी, जैसे फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हो गई, बिसरा हो गया, पंचनामा रिपोर्ट हो गया, तो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होने की वजह से कमियां आती थी। तो उसको करने के लिए जो सरकार ने ये तीनों कानून बनाए, उसमें एक टाइम फ्रेम कर दिया कि 2027 तक देश की सभी अदालतों को एक दूसरे के साथ अपग्रेड करके, कनेक्ट करके, और एकेडमिक्स जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका इंप्रूव करते हुए और उनको साइंटिफिकली जो हमारी लेबोरेटरीज जरूरत है वो बढ़ाते हुए और टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करके, ट्रायल करके और जस्टिस को जो है सुलभ करवाएंगे पीड़ित को। उसके लिए इनकी एक तरफ से पूरा खाका तैयार करना पड़ेगा, बहुत सारे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, बहुत सारे लेबोरेटरीज को एस्टैब्लिश करते हुए साइंटिस्ट अपॉइंट करने पड़ेंगे, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवाना पड़ेगा, बहुत सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, बहुत सारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और स्टाफ को एस्टैब्लिश करवाना पड़ेगा। तो ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जो लोकतांत्रिक देश में न्याय सुलभ हो, जल्दी पीड़ित को न्याय मिले, इसकी जो जरूरत थी वो उसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो सिग्निफिकेंट और वेलकमिंग मूव है। आने वाले दिनों में हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं, लेकिन यह भी करना पड़ेगा टाइम फ्रेम के साथ साथ यह भी करना पड़ेगा कि कोई किसी कारण से अगर डिले करता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ में जितना डिले होता है उतना ही एविडेंस का डिस्ट्रक्शन होता है। तो उस एविडेंस को जल्दी टाइम बाउंड मैनर में अदालत की जो प्रक्रिया है उसके सामने लेकर आए, ताकि दोषी को सजा मिले और जो दोषी निर्दोष नहीं है उसको न्याय मिल सके। कई बार निर्दोष भी रॉन्गफुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आता है। इसलिए स्पीडी जस्टिस की मूर्त रूप से जो धारणा है वो तभी पूर्ण हो सकेगी जब इन तमाम पहलुओं को साथ के जो सहायक कारक हैं उनको इंप्रूव किया जाएगा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी हुआ करती थी, उसके जो धाराएं हैं उसके क्रम में भी पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो देश भर की पुलिस है वो भ्रमित होगी। तो जो नया आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो आएगा उसको किस तरह से अडॉप्ट करेगी पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं, वो कैसे संभव हो पाएगा? क्या इसकी कोई जुगत या कोई प्लान जो है पहले से ही सरकार ने तैयार किया होगा? नेचुरली सरकार ने तैयार किया होगा, और मैं समझता हूं कि सरकार ने अगर तैयार नहीं किया तो स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के सरकार को इस पर चर्चा करनी। हम अदालतों में जो काम करते हैं लोग वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। कैसे किस कानून की क्या व्याख्या होगी, कौन सा कानून पहले जो प्रेवेलेंट था और आज की तारीख में हो गया, अब कौन कौन से नए कारण, नए इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं, और हमारी पुलिस जो 1860 से लेकर 2023 तक इंडियन पीनल कोड का जो औपनिवेशिक काल का कानून था उसको करने में अभ्यस्त हो गई थी, उसको नए सेक्शंस को ढूंढना, नए कारकों को ढूंढना, उसको इंप्लीमेंट करना, क्या क्या उसके लिए एविडेंस जरूरी होगा उसको प्रोक्योर करना, इन सब में जरूरत होगी। परंतु एक प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से लोगों को समझा करके, लोगों को शिक्षित करके, प्रशिक्षण दे करके, और उस ढर्रे से निकल करके वो जो अंग्रेजी हुकूमत वाले जो पुलिस के अधिकारी होते हैं उससे निकल करके नए मॉडर्न इस तरीके से अगर लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि हम डिजिटल एरा में आ गए हैं, तो डिजिटल एरा में उस हिसाब से लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन के लिए सरकार को सिर्फ एक जगह नहीं, दूर दूर तक, गांव गांव तक जो थाने हैं वहां की पुलिस को भी जो है इनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और साथ ही साथ न्यायालय में जो काम करने वाले लोग हैं, न्यायालयों के जो सहायक काम करने वाले लोग हैं, उन सबको भी उसके लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। एक और अहम बात, कई नए सेक्शंस जोड़े गए हैं और कुछ हटाए गए हैं जिन पर काफी विवाद भी हुआ पूर्व के समय में और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा था।
तो जो हटाए गए हैं और जो जोड़े गए हैं उनके बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए पीयूष भाई, एक कॉलोनियल बैगेज हम राष्ट्रद्रोह का, जिसको राजद्रोह कहते हैं, राजद्रोह का औपनिवेशिक काल से, जब से लॉर्ड मैकाले ने कानून बनाया तब से लेकर चलते आ रहे थे, और सरकारें समय समय पर उसको जो है बेजा इस्तेमाल करती रही। केदारनाथ सिंह की जजमेंट आई, केदारनाथ सिंह की जजमेंट ने कहा कि राजद्रोह बिल्कुल सही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि एक ऐसा कानून जो उस समय फ्रीडम फाइटर की वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए लाया गया, जिसके आज की तारीख में कोई औचित्य नहीं रह जाता, वो तो सुप्रीम कोर्ट, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद वहां जाकर कहा कि हम कॉलोनियल बैगेज ढो रहे थे, उस कॉलोनियल बैगेज को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन अब सेक्शन 150 इंप्लीमेंट करके उसमें कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता, और निश्चित तौर पर संप्रभुता, एकता और अखंडता देश के लिए सर्वोपरि है। तो जो चीज पहले फ्रीडम फाइटर्स की वॉइस को सप्रेस करने के लिए लाई गई थी, भारत पर राज करने के लिए, उसको हटा दिया गया। लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो आजाद देश में आजादी की मांग करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) का बेजा इस्तेमाल करते हैं और 19(2) की लिमिट को भूल जाते हैं और कई बार हेट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं, देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, देश को तोड़ने की बात करने लगते हैं, संपत्ति जलाने की बात करने लगते हैं, उनको देखने के लिए, उनको रोकने के लिए एक देश में कानून होना बहुत जरूरी है। और वो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता में होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते यूएपीए, हर किसी के ऊपर यूएपीए आप स्लैप नहीं कर सकते, हर किसी के ऊपर आप टेररिस्ट एक्ट नहीं स्लैप कर सकते, लेकिन एक ऐसा मॉब जो देश की अखंडता के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ माहौल तैयार करे, एक ऐसा मॉब जो सेना के खिलाफ युद्ध करने की बात कर रहा है, एक ऐसा मॉब जो पुलिस व्यवस्था के खिलाफ युद्ध करने की, एक ऐसा मॉब जो हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, एक ऐसा मॉब जो लोगों को घेर कर जेनोसाइड की बात करने लगा और एक अलग तरह से कानून, वो देश राज्य स्थापित करने की बात, उसको डील करने के लिए एक कानून जरूरी है जो राष्ट्र के खिलाफ जो है, जो अपराध है। तो उसके लिए मैं समझता हूं ये भी बड़ा वेलकमिंग मूव है। लेकिन जो लोकमान्य तिलक ने जिसका विरोध किया था, उस कानून को जाना चाहिए था, तो वो भेज कर भी सरकार ने बड़ा अच्छा किया। अब एक बात, मॉब लिंचिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि जिसको अभी हम और आप चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक ने बड़ी चिंता उसमें जाहिर की, मॉब लिंचिंग में भाई कैसा मॉब आता है, मार के चला जाता है और तमाम सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और पता भी नहीं चलता। तो मॉब लिंचिंग को भी बड़ा ब्यूटीफुली सरकार ने डील किया है। 7 साल से लेकर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया है। वो कब कैसी परिस्थिति है, तो ये भी अगर हम देखें तो आज के तारीख में एक आवश्यकता थी, क्योंकि लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस 1860। तो अब अभी के हिसाब से जरूरत थी, और इसीलिए भारतीय साक्ष्य संहिता की भी जरूरत थी। डिजिटल एविडेंस बहुत सारा आ गया, उसको डील करने के लिए भी एक कानून की जरूरत थी। खासतौर पर महिलाओं को लेकर के इसमें बहुत ख्याल रखा गया है कि चाहे मैरिटल रेप हो और या फिर महिलाओं को एक तरह से बेवकूफ बनाकर उनके साथ यौन शोषण किया जाना या यौन उत्पीड़न किया जाना, उसको लेकर के भी इस नए प्रस्तावित कानून में काफी ख्याल रखा गया है। उस बारे में क्या बताएंगे आप? पीयूष भाई, फेक आइडेंटिटी से, नाम बदल करके, नाम धर्म बदल करके, जातियां बदल करके, हाथों में कलेवा बांध करके, माथे पर तिलक लगा करके, कई जगहों पर जा करके अपने नाम, अपने धर्म को छुपा करके जो महिलाओं के साथ लोग संबंध बनाते थे और संबंध बना के यौन संबंध स्थापित करते थे, उसके लिए तो देश के कानून था ही, जरूरत थी ही उसके लिए। एक ऐसी जरूरत थी कि जिसमें डील करने के लिए ऐसा कि ताकि लोग जो है इम्पर्सोनेट करके किसी को अपनी जाति धर्म छुपा करके, उस जाति धर्म का नाम, उस महिला की जाति धर्म का बन करके यौन शोषण नहीं करे, उसके लिए कानून है। मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही, ये तो इसकी तो बात ही चल रही थी, इस पर मूवी चल रहा, तमाम डिबेट्स हुई इसको। तो आप देखिए कि हाडिया का केस जो पीयूष भाई केरल से चला, सुप्रीम कोर्ट तक आया, जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने सुनवाई हुई, 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, इंटरफेथ मैरिजेस और दूसरा जो उस समय एनआईए ने कहा लव जिहाद जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, या लड़कियों को, दूसरे धर्म की लड़कियों को दूसरे धर्म के लोग जो है अपनी तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर भी नहीं किया। तो ये तमाम बिंदुओं को डील करने के लिए, तमाम बिंदुओं पर क्या कानून बने, क्या सजा का प्रावधान हो, उसको दिखाने के लिए ये भी भारतीय न्याय संहिता में जो प्रावधान जोड़ा गया, इसकी भी मांग चल रही थी। तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने, तमाम महिला संगठनों ने, इवन की जो हमारा महिला कमीशन है देश का, वो भी, और श्रद्धा जैसे केसेस जो हुए, आप देखिए कि किस किस तरीके से केसेस हुए, लोगों के साथ, बच्चियों के साथ मर्डर किया गया, तमाम अखबारों में पढ़ने में समझता है 6-6, 8-8 महीने बाद बॉडीज मिलती हैं। तो ये जो ट्रैप का केस चलता, तो उस ट्रैप को डील करने के लिए भी लॉ बना, ये भी बड़ा वेलकमिंग और सिग्निफिकेंट मूव है। एक और अहम बात है कि विदेश जो भाग जाते हैं, खासतौर पर घपला करके, घोटाला करके, उनके खिलाफ भी
जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसमें सीधे तौर पर एक्शन की तैयारी की गई है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे जब उनको अपील के लिए खुद पेश होना पड़ेगा अदालत में? जी पीयूष भाई, देखिए, जो फ्यूजिटिव्स हमारे देश की संपत्ति, हमारे लोगों की संपत्ति लेकर के और विदेशों में चले जाते थे, तमाम उसमें ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, किंगफिशर का विजय माल्या और उसके अलावा और ऐसे लंबी फहरिस्त है जो अलग अलग देशों में, और एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी का सही इंप्लीमेंटेशन नहीं होने, क्योंकि एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी का पहला और फॉरमोस्ट ये है जो रिक्वायरमेंट है कि वो राजनीतिक अपराधी नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो देश की अदालत से कन्विक्शन, कि कन्विक्ट नहीं होगा तो उसको एक्स्ट्रेडिट करने में दिक्कत होगी। तो कन्विक्शन के लिए अब जो पहले होता क्या था कि सजा देने के लिए मुजरिम का वहां रहना जरूरी था, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम था कोई अगर अपराधी नहीं आ रहा है तो सेक्शन 82 और 83 सीआरपीसी के तहत, 82 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, 83 में उसकी संपत्ति कुर्क कर ली, और उसके बाद वो वारंट उसके खिलाफ चारों तरफ फैला दिया, अखबारों में निकल गया कि ये जो है भगोड़ा है। लेकिन उसके बाद उस पर सजा नहीं उस पर हो पाता था, क्योंकि उसका उपलब्ध होना जरूरी था ट्रायल, एक फ्री फेयर इंपार्शियल ट्रायल। हमारे देश में जब तक अपराधी कितना भी बड़ा हो, जब तक नहीं मिले तब तक उसको दोषी। तो इस बात को, इस जो एक ब्रेक लगा हुआ था, जो यहां पर ब्लॉकेज था, उस ब्लॉकेज को सरकार ने हटा करके जो फ्यूजिटिव्स हैं, जो देश की संपत्ति लेकर के भागे या तमाम बड़े अपराध करके दूसरे देशों में जाकर के रहने लगे और एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक वो यहां नहीं आ पा रहे हैं, तो अब उनको कन्विक्ट करने में आसानी होगी, और कन्विक्शन जब हो जाएगा तो सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर उन लोगों को देश में ले आएगी और उनकी संपत्ति भी कुर्क हो जाएगी। 377 जिसको हम सब लोग आईपीसी का 377 सेक्शंस जानते हैं, जिसमें पुरुषों को भी संरक्षण मिला हुआ था, अब ऐसा कोई संरक्षण भविष्य में भारतीय न्याय संहिता जब लागू होगी तो नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? पीयूष भाई, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच की जजमेंट जो के.एस. पुत्तुस्वामी की थी, जिसने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना था, और नवतेज केहर की जो जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था 2 कंसेंटेड एडल्ट्स अगर प्राइवेट में कोई सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट करते हैं तो सेक्सुअल एक्ट अपराध की श्रेणी में नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी भाई, अब हम आज सेरा में रह रहे कि किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है कुछ भी हो सकता है, तो उस सेक्सुअल ओरिएंटेशन के तहत रहते। 377 एक एडल्ट्री की परिभाषा थी जो थी, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने भी बड़ा उसमें लिया कि आज की तारीख में इसकी जरूरत थी, तो डीक्रिमिनलाइज तो पहले ही कर दिया था, और हटा करके अभी जो तमाम मुकदमे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें सुनवाई कर रहा था कि 2 कंसेंटेड एडल्ट्स की मैरिजेस को आप रिकॉग्नाइज करिए, तो एक तरह से उनको लिव विद डिग्निटी का सम्मान रहने का जो है कि, और पुलिस उनको परेशान नहीं करेगी। ये भी बहुत अच्छा मूव है, और हम समझते हैं कि ये सरकार ने अच्छा सिग्निफिकेंट मूव लिया है कि अब कम से कम स्टेट जो है उन्हें परेशान नहीं करेगा, और 2 कंसेंटेड एडल्ट एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और एडल्ट्री जैसी परिभाषाएं जो अंग्रेज अपने हिसाब से लेकर के आए थे वो खत्म हो गई। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, यानी कि पहली बार अगर कोई अपराध करता है तो उसको लेकर के क्या ख्याल रखा गया है भारतीय न्याय संहिता जो प्रस्तावित है? और इसके अलावा जो आमतौर पर रेमिशन पर लोग छूट जाते थे, डेथ पेनाल्टी कन्वर्ट हो जाती थी आजीवन कारावास में, और आजीवन कारावास पूरा नहीं होता था और उन्हें सजा में छूट मिल जाती थी, कई ऐसे मामले भी हाल ही में सामने आए हैं, उस पर क्या प्रोविजन किया गया है भारतीय न्याय संहिता जो प्रस्तावित है? पीयूष भाई, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए जो बड़ा अच्छा मूव दिखाया कोर्ट सरकार ने, और हमारे जो लॉ बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, उन्होंने कहा जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है अगर उसको 1/3 जेल पनिशमेंट उसने सर्व कर लिया है तो उसको बेल पर रिहा कर दिया जाए। तो जो भाई अनटिल प्रूवन गिल्टी, और ट्रायल शुड नॉट, प्रोसेस शुड नॉट मेक पनिशमेंट, शुड नॉट बिकम पनिशमेंट की थ्योरी थी कि किसी को बिना सजा दिए ही जेल के अंदर निरुद्ध रखना, बिना दोषी हुए, वो जो कॉन्सेप्ट था कि बिना ट्रायल के, मतलब ट्रायल के समय वो बाहर रहना चाहिए, बल्कि आप ट्रायल के समय उसको अंदर रख रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट करके इन्होंने कहा कि भाई दोषी जब तक अदालत से नहीं माना जाएगा तब तो उसको दोषी। तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 1/3 पनिशमेंट, जैसे ही जेल टर्म पूरा करता है उसको बेल पर रिहा करना, बेल पर छोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है ये भी वेलकमिंग है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वर्ड है तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनके ऊपर वो लागू नहीं होगा। दूसरा, जो
घोषित अपराधी हैं, जैसे जिसमें कुछ अपराध जैसे सेंसिटिव हीनियस क्राइम्स हैं जिसमें 10 साल की सजा है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा है, मृत्युदंड की सजा है, तो उसके भी प्रावधान एक्सेप्शन पे वहां पर डाला। तीसरा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा रेमिशन पॉलिसी की, क्योंकि जेल में सुधरता है व्यक्ति, जेल जाने के बाद रिफॉर्म करता है अपने आप को, तो जेल अथॉरिटीज उसके कंडक्ट को जो है समय समय पर रेगुलेट करती हैं, देखती हैं और उसका कंडक्ट होता है। तो रेमिशन पर जैसे 433 जो सीआरपीसी का पहले प्रोविजन था, जिसमें यह था कि 14 साल तक की सजा अगर किसी को मर्डर केस में वो पूरा कर लेता है तो वो बाहर आ जाएगा। तमाम अपराधों में हम लोगों ने देखा, बिल्किस बानो का भी अभी केस चल ही रहा है कि रेमिशन पॉलिसी थी, उन्होंने जो जितनी रिक्वायरमेंट थी सजा की वो पूरा कर लिया और उसके बाद उनको छोड़ा गया। तो रेमिशन पॉलिसी स्टेट वाइज अलग अलग होती थी, तो अब जो रेमिशन पॉलिसी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड लॉ बनाने की बात चल रही है, तो वो सेंट्रलाइज्ड लॉ स्टेट्स कैसे अडॉप्ट करते हैं और किसको रेमिशन का लाभ मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि कई बार रेमिशन का लाभ राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति को हीनियस क्राइम करने के बाद भी, हीनियस अपराध करने के बाद वो एक सजा पार लेता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। पैरोल और फरलो पर कई बार छोड़, जैसे हम लोगों ने कितनी बार स्टोरीज किया, जो आप देखिए यहां पर बाबा राम रहीम दास से जब भी कोई चुनाव होता था उन्हें पैरोल और फरलो पर वो बाहर आ जाते थे, बाहर आकर सत्संग करने लगते थे। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसको इसमें जो डील किया गया है तो बड़ा बैलेंस करके, लेकिन ये रियल प्रैक्टिस में जब आएगा तब पता चलेगा कितना रिफॉर्म करने की जरूरत है। लेकिन पीयूष भाई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नीड ऑफ द आवर है और इसलिए इंस्टीट्यूशनली रिफॉर्म लाना भी सरकार की एक जिम्मेदारी है ताकि इंस्टीट्यूशंस को भी अपग्रेड किया जा सके। आपने बहुत गहन विवेचना की है कल ही जो प्रस्तावित कानून है उसको लेकर के। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है वकीलों को, पुलिस को, जजों को, और खास तौर पर इसे लागू करने में सरकार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पीयूष भाई, मुश्किलें आएंगी। आप तो इतने बड़े लीगल जर्नलिस्ट हैं देश के, आप खुद देखते हैं कि किस तरीके से एक एक सेक्शन की एक एक बारीकियों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती है और बहस में उस पर जजेस के निर्णय आते हैं। तो 302 कहाँ डील हुआ, 420 कैसे 320 बना, ये सब चीजें निश्चित तौर पर एक दिक्कत होगी, क्योंकि इसके पहले रिसर्च, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत, तमाम सेमिनार्स के माध्यम से तमाम ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करने की जो जिम्मेदारी थी वो होनी चाहिए थी, नहीं हुई। वो मुश्किलें आएंगी लेकिन धीरे धीरे जो है वो हो जाएगा। फिलहाल स्टेक होल्डर्स को निश्चित तौर पर, स्टेक होल्डर्स में आप स्टेक होल्डर हो गए, हम स्टेक होल्डर, जो भी लॉ से फील्ड से जुड़े हुए, पुलिस स्टेक होल्डर हो गई, या जो पुलिस की सहयोगी संस्थाएं हैं वो स्टेक होल्डर हो गई, जो पैरा लीगल सर्विसेज हैं वो स्टेक होल्डर्स, उन सबको लेकर के उनको शिक्षित करने की जरूरत थी। हालांकि शिक्षित बाद में भी होंगे, परंतु समय के हिसाब से आएगी दिक्कत। तो अभी एक बड़ा अच्छा, जैसे आपसे डिस्कशन हो रहा था कि भाई उसके पीछे सेक्शन लिख देना चाहिए, पहले ये सेक्शन ये था, पहले मर्डर का ये सेक्शन था, अब मर्डर का सेक्शन ये होगा, पहले चीटिंग का ये सेक्शन था, चीटिंग का सेक्शन, पहले सेक्सुअल ऑफेंस का सेक्शन ये था, ये सेक्शन हो गया। तो उससे क्या है कि वो व्यक्ति दोनों कानून साथ रखता और वो पर्टिकुलर सेक्शन खोजता और उस पर आता है कि नया नया क्या क्या डेवलपमेंट आया है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक पीयूष पांडे जी का ये सुझाव पहुंचना चाहिए कि इसके सेक्शन, इसके आगे आप पुराने सेक्शंस को भी लिख दीजिए ताकि व्यक्ति को खोजने में आसानी हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे साहब को, जिन्होंने गहरी विवेचना की है जो तीनों नए कानून सरकार की ओर से प्रस्तावित हैं और उम्मीद की जा रही है कि स्थायी समिति से अगले सेशन में वो लोकसभा फिर पहुंचेंगे और वहां पारित होने के बाद उच्च सदन में भी पारित हो जाएंगे और देश में उन्हें लागू किया जाएगा जो अंग्रेजी हुकूमत से बिल्कुल परे होंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।